नमस्कार दोस्तों, मैं देवेश शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे दोस्त, आज हम बात करने वाले हैं एमए सेकेंड सेमेस्टर के एजुकेशन के बारे में। ठीक है, सब्जेक्ट हमारा कौन सा होने वाला है? एजुकेशन होने वाला है। बात करें सेमेस्टर तो हमारा सेकेंड होने वाला है। अब यहाँ पे मैंने आप एक चीज़ नोटिस करें तो यहाँ पे मैंने किसी पेपर का नंबर नहीं डाल रखा है कि पेपर 1 है, पेपर 2 है, पेपर 3 है या पेपर 4 है। इसलिए नहीं डाल रखा है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। हर एक यूनिवर्सिटी अपना पेपर चेंज करके रखती है ना, सिलेबस लगभग चेंज होता है। किसी किसी में पेपर का नाम ही चेंज होता है। कई सारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं पेपर का नाम तो वही रहता है, बट वो पेपर नंबर किसी यूनिवर्सिटी में 3 है तो किसी में 2 है, किसी में 1 है तो किसी में 4 नंबर पेपर है। ठीक है, तो ये सारी प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती हैं। हालांकि जो ये पेपर मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ, इसकी सीरीज़ भी या फिर आप कहें तो नोट्स भी इसके नहीं मिल पाते हैं। ठीक है, पेपर का नाम है कंटेम्प्रेरी प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन एजुकेशन। ठीक है, ये हमारे पेपर का नाम है। बात करें हिंदी में तो इसी पेपर का नाम हो जाता है भारतीय शिक्षा की समकालीन समस्याएं। क्या है? भारतीय शिक्षा की समकालीन समस्याएं। ठीक है, इसके ऊपर हमें क्वेश्चंस नहीं मिल पाते, ना ही इसके आंसर बन मिल पाते हैं। तो ये पीडीएफ आपके लिए तैयार किया गया है। इसमें 10 अति लघु उत्तरीय प्रश्न, 5 लघु उत्तरीय प्रश्न और 5 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बताए गए हैं। ठीक है, हर एक प्रश्न दिया गया है, साथ में ही उनका उत्तर दिया गया है। हालांकि मैं यहाँ पे शुरू से लेकर के अंत तक सभी क्वेश्चंस के बारे में बात नहीं करने वाला हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा चला जाएगा। इसमें मैं केवल 5 लघु उत्तरीय प्रश्न के बारे में बात करने वाला हूँ। ठीक है, पहले ही बता दे रहा हूँ। और बाकी का अगर आपको पीडीएफ चाहिए, आपको ये क्वेश्चंस आंसर चाहिए, तो आप एक काम कर सकते हैं। हमारा एक व्हाट्सएप नंबर है जिस पे आप लिख सकते हैं। भैया व्हाट्सएप नंबर लिख लीजिएगा 8948, ठीक है, 0158 एंड 57। ठीक है, ये क्या है? मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पर संपर्क कीजिए और आप पेपर का नाम बता दीजिए कि मेरे पेपर का नाम है कंटेम्प्रेरी प्रॉब्लम ऑफ इंडियन एजुकेशन या भारतीय शिक्षा की समकालीन समस्याएं। हिंदी या इंग्लिश में किसी में भी आप इसका नाम लिख सकते हैं और इसकी हमें नोट्स चाहिए। ठीक है, तो इस पर मात्र आपको 20 रुपीज़ चार्ज करने होते हैं। एक पूरा मॉडल पेपर तैयार किया गया है क्योंकि इसकी आपकी सीरीज़ भी नहीं मिल पा रही है और इसको तैयार करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही थी। मैं दूसरे सेक्टर में जा चुका हूँ, इस तरीके से पीडीएफ्स वगैरह नहीं बना सकता था, तो इसके लिए बच्चों को हायर करना पड़ता है ना। कई सारे लोग हैं, बच्चे हैं पढ़ने वाले, उनको हायर करना पड़ता है, तरीका बताना पड़ता है, उनको पैसे देने पड़ते हैं, वो पीडीएफ तैयार करके हमको दे पाते हैं। ठीक है, तो बस वही जो उनकी चार्ज है, जो उनका चार्ज होता है 20 रुपये वो चार्ज कर रहे हैं, वही 20 रुपये आपको देना है। मेरे लिए कोई यहाँ पे वो नहीं है, बस आप वही दीजिए और पूरा का पूरा पीडीएफ आप ले जाइए, जिसमें मैं फिर से बता रहा हूँ अति लघु उत्तरीय 10 प्रश्न हैं। ठीक है, और बात करें लघु उत्तरीय 5 प्रश्न हैं और दीर्घ उत्तरीय 5 प्रश्न हैं। मतलब कुल मिलाकर के अगर देखें तो टोटल 20 प्रश्न मिलते हैं और आपका पेपर यहीं से आने वाला है, कहीं अलग से नहीं जाएगा। लगभग क्वेश्चंस यहीं से आपके बन जाएंगे। ठीक है, अति लघु उत्तरीय में थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है। आप देख सकते हैं 1 2 3 4 करके ऐसे पूरा मिला करके 10 क्वेश्चंस दिया गया है। हालांकि मैंने कहा है ना कि इस वीडियो के अंदर मैं केवल लघु उत्तरीय प्रश्न के बारे में ही बात करूंगा, जिसको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कहा जाता है, उसी के बारे में यहाँ पे हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, चलिए लघु उत्तरीय के पहले प्रश्न के बारे में देखें तो पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, भारतीय शिक्षा प्रणाली में शिक्षा का व्यापकीकरण व्यापारीकरण क्या है, इसके दुष्परिणाम क्या है, आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, व्यापकीकरण नहीं है, व्यापारीकरण है। इस बात को ध्यान में रखिएगा कि जो भारतीय शिक्षा प्रणाली है, इसमें जो शिक्षा का व्यापारीकरण हो रहा है, मतलब शिक्षा को एक व्यापार के रूप में देखा जा रहा है, उसी के बारे में हमें बताना है। और इसके कौन कौन से ऐसे रिजल्ट हैं जो हमारे लिए निगेटिव है। निगेटिव मतलब हुआ दुष्परिणाम, आप एक समझ सकते हैं हिंदी में कि उसका परिणाम हमें गलत देखने को मिल रहा है, उन्हीं के बारे में हमें चर्चा करनी है। ठीक है, हालांकि आप अगर ये देखेंगे पीडीएफ तो किसी भी बुक से नहीं बनाया गया है। सरल से सरल शब्दों का प्रयोग किया गया है जिससे आप बेहतरीन तरीके से इनको पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं। इसका उत्तर आपको लिखना होगा। शिक्षा का व्यापारीकरण का अर्थ है शिक्षा को एक व्यवसाय की तरह चलाना। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें शिक्षा का व्यापारीकरण क्या हुआ, तो इसका मतलब सिंपल सी एक बात हो जाती है कि जो शिक्षा है हम उसको एक व्यापार की तरह चलाएंगे, जहां शिक्षा को सेवा नहीं बल्कि लाभ का साधन समझा जाता है। मतलब जैसे हमारे हिसाब से तो शिक्षा क्या है? एक सेवा है। ठीक है, लेकिन जब हम शिक्षा के व्यापारीकरण की बात करते हैं तो वहां पे शिक्षा का अर्थ सेवा नहीं रह जाता है, उसका कारण इसका अर्थ केवल यही रह जाता है कि हम इससे कितना ज़्यादा लाभ कमा सके। हालांकि ये सारी चीज़ें आपको आज के समय में जो प्राइवेट स्कूल है वहाँ पर देखने को मिलती होंगी। किताब में लूट मची है, फीस में लूट मची है, हर जगह पे देखो लूट मची है। वही चीज़ यहाँ पे बात की जा रही है। बात करते हैं आजकल कई
निजी स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय इत्यादि शुल्क लेकर के शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। मतलब बोल रहे हैं भैया कि कई सारे ऐसे निजी स्कूल का मतलब हुआ प्राइवेट स्कूल, ठीक है, प्राइवेट कॉलेज हैं, प्राइवेट विश्वविद्यालय हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो शुल्क लेते हैं और शिक्षा देते हैं, शिक्षा प्रदान करवाते हैं, ठीक है। उनका उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना नहीं बल्कि अधिक से अधिक मुनाफा कमाना हो गया है। मतलब बोल रहे हैं उनका, मान लीजिए अगर वो पैसा लेकर के शिक्षा दे भी रहे हैं, चलिए ठीक है, लेकिन उनका ये उद्देश्य नहीं होता है कि शिक्षा बेहतर दी जा सके, क्योंकि पैसा जितना चार्ज कर रहे हैं उस हिसाब से उनको शिक्षा देनी चाहिए। बट ऐसा कुछ नहीं होता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में कम से कम सैलरी पे टीचर को हायर कर लेते हैं। टीचर के पास ज्ञान कम होता है, बच्चों को वो कम सिखा पाते हैं और बच्चों का रिजल्ट बहुत गिर जाता है। आज के समय में अगर आप देखें, कोई भी बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा है तो ना तो वो इंग्लिश ही जान रहा है और ना हिंदी जान रहा है, वो इसी का ही परिणाम है जो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। बात करते हैं इसके दुष्परिणाम कौन कौन से हैं, तो लगभग यहाँ पे 3 दिखाए गए हैं, हो सकता है चौथा भी हो, बट यहाँ पर हम 3 के बारे में बात करते हैं। पहला दिया गया है, गरीब और मध्यम वर्ग के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करना कठिन हो गया है। मतलब कह रहे हैं कोई मध्यम वर्ग का आदमी है, कोई गरीब आदमी है, और अगर वो चाहता है कि मुझे भी गुणवत्तापूर्ण का मतलब ये हुआ, सरकारी स्कूल में वैसे तो फ्री में ही पढ़ाया जाता है, लेकिन आपको पता है कि जो सरकारी गवर्नमेंट टीचर हैं वो क्या बहुत ज़्यादा लापरवाही कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा लापरवाही कर रहे हैं। और हमारी सरकार ने एक नियम भी लागू कर दिया है कि भैया अगर 50 बच्चे से कम किसी स्कूल में है तो उस स्कूल को दूसरे स्कूल से मर्ज कर दिया जाएगा, जो एक बहुत ही अच्छा कदम है। क्योंकि भैया 60 हज़ार रुपये, 70 80 हज़ार रुपये सरकार तुमको तनख्वाह दे रही है और तुम 50 बच्चे नहीं बुला पा रहे हो। भाई क्यों नहीं बुला पा रहे हो? क्योंकि आप उस तरीके की उनको सुविधाएं नहीं दे पा रहे हो, तो इसीलिए तो बच्चे नहीं रुक रहे हैं, प्राइवेट में भग रहे हैं। तो अगर आज बात करें भैया गरीब आदमी के लिए, तो गरीब आदमी ना तो उस लायक शिक्षा, मध्यम वर्ग और गरीब आदमी दोनों गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त कर ही नहीं पाता है, आप ऐसा कह सकते हैं। दूसरी बात यहाँ पे बताई गई, दूसरा दुष्परिणाम है भैया, योग्यता से अधिक पैसा प्राथमिकता बन गया है। मतलब बोल रहे हैं कि भैया सबसे ज़्यादा प्राथमिकता पैसे को दी जाती है, योग्यता को नहीं दी जाती है, ठीक है, जिससे प्रतिभाशाली लेकिन गरीब छात्र पीछे रह जाते हैं। मतलब बोल रहे हैं कि भैया जैसे योग्यता के हिसाब से बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए। बहुत सारे ऐसे गरीब बच्चे हैं जो जिनके पास योग्यता ज़्यादा है, प्रतिभाशाली हैं, लेकिन उनके पास पैसा नहीं है। अब जब पैसा नहीं है तो वो उस लायक तैयारी नहीं कर पाते, उस तरीके से पढ़ नहीं पाते हैं, अच्छे स्कूल में उनका एडमिशन नहीं हो पाता है और फिर वो बेचारे पीछे रह जाते हैं। तीसरा दुष्परिणाम देखने को मिलता है, शिक्षा में असमानता बढ़ रही है। मतलब जैसे अगर हम देखें तो ऐसे आप देख पा रहे होंगे कि गरीब का बच्चा बेचारा हिंदी मीडियम में पढ़ रहा है और इंग्लिश मीडियम में अमीर का, तो इससे अगर देखें तो हमें क्या देखने को मिलता है, असमानता ही तो देखने को मिल रही है, ठीक है। चलिए, चौथा दुष्परिणाम आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा कि शिक्षकों की नियुक्ति भी व्यावसायिक दृष्टिकोण से होती है, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित होती है। मतलब सिंपल सी बात है, शिक्षकों की जो नियुक्ति की जाती है कैसे की जाती है, व्यावसायिक दृष्टिकोण से की जाती है। व्यावसायिक दृष्टिकोण का मतलब ये हुआ कि भैया तुम कम तनख्वाह लो, पढ़ाओ। अब कम तनख्वाह में अगर कोई आएगा तो उसके पास सिंपल सी बात है, नॉलेज कम होगा तभी वो तो कम तनख्वाह पे आएगा। अगर उसके पास नॉलेज अच्छा होगा, कंटेंट ज़्यादा होंगे, तो भैया वो कम तनख्वाह पे मान ही नहीं सकता है। तो ये भी प्रॉब्लम हमें देखने को मिल रही है। इससे भी हमें पता चल रहा है भैया कि पैसों के चक्कर में अच्छे टीचर हायर नहीं किए जा रहे हैं। परिणाम क्या निकला इस प्रश्न का उत्तर देखने के बाद, तो हम इस प्रकार कह सकते हैं भैया कि शिक्षा का व्यापारीकरण समाज में असमानता, शिक्षा की गिरती गुणवत्ता और नैतिक मूल्यों की कमी को जन्म देता है। मतलब बोल रहे हैं जो ये शिक्षा का व्यापारीकरण है भैया, ये समाज में असमानता ला रहा है, पहली कमी देखने को मिलती है। दूसरा, ये गुणवत्ता को भी गिरा रहा है, मतलब क्वालिटी को भी गिरा रहा है। साथ ही साथ नैतिक मूल्यों की कमी को जन्म देता है, बच्चे अपना नैतिक मूल्य भूलते जा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे ध्यान में रखना। आई होप आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन के बारे में। तो दूसरा क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया है, समावेशी शिक्षा की अवधारणा क्या है और इसके प्रमुख उद्देश्य क्या हैं, आपको यहाँ पे बताने हैं। तो आप लिखेंगे भैया समावेशी शिक्षा, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंक्लूसिव
एजुकेशन बोलते हैं, इसका मतलब होता है ऐसी शिक्षा प्रणाली जो सभी छात्रों, चाहे वो शारीरिक, मानसिक, सामाजिक या फिर आर्थिक रूप से किसी भी चुनौती का सामना कर रहे हों, समान अवसर देती है। मतलब बोल रहे हैं जो समावेशी शिक्षा होती है, इसका काम यही है भैया कि कोई भी बच्चा मान लीजिए शारीरिक रूप से क्या है भैया पीछे है, ठीक है, शारीरिक रूप से किसी चुनौती का सामना कर रहा है, चाहे देख कम पा रहा हो, चाहे हाथ में कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है। आप एक वर्ड यूज कर सकते हैं, दिव्यांग वर्ड यूज किया जाता है, बच्चा किसी प्रकार से दिव्यांग हो। मानसिक मतलब दिमाग में कमजोर हो। सामाजिक मतलब कि सामाजिक तरीके से समझ सकते हैं ना, जैसे सामाजिक में आज जाति के बंधनों में बंधा हुआ है हमारा पूरा समाज, तो उस तरीके से पिछड़ा हो, जाति में पिछड़ा हो। आर्थिक रूप से यानी कि धन की कमी हो, तो इन सभी बच्चों को समान अवसर देना चाहिए जिससे वो अच्छे से पढ़ाई कर सकें। इनके बीच में भेदभाव नहीं करना चाहिए। यही समावेशी शिक्षा का अर्थ होता है, यही समावेशी शिक्षा का मतलब होता है, ठीक है। चलिए, अब जो समावेशी शिक्षा लाई गई है भैया, उसका उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य तो आप लिखेंगे, इसका जो पहला मुख्य उद्देश्य है कि प्रत्येक बच्चे को समान और गरिमामय वातावरण में पढ़ाई का अवसर देना। मतलब बोल रहे हैं जितने भी बच्चे हैं सभी को समान और गरिमामय वातावरण, मतलब किसी को हीन भावना ना महसूस हो पाए, ऐसे वातावरण में उनको पढ़ाई का अवसर देना चाहिए। दूसरा उद्देश्य बताते हुए लिखते हैं कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा देना चाहिए। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनको विशेष आवश्यकता होती है शिक्षा में। विशेष आवश्यकता का अर्थ हमारा यहाँ पे है, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा दिव्यांग है, देख नहीं पा रहा है, सुन नहीं पा रहा है, या किसी प्रकार के हाथ में पैर में कोई भी कमी है भैया, तो उसको भी सामान्य बच्चों के साथ में ही क्या करनी चाहिए? शिक्षा देनी चाहिए। तीसरा बताते हैं भेदभाव रहित शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए। मतलब बच्चों के अंदर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए कि आर्थिक रूप से पिछड़ा है, सामाजिक रूप से पिछड़ा है तो हम इसको कम पढ़ाएंगे, ये ज़्यादा है, आगे है तो हम इनको ज़्यादा पढ़ाएंगे, तो ऐसा भेदभाव कम कर देना चाहिए, ठीक है। चलिए, चौथा उद्देश्य बताते हैं कि सभी बच्चों में सहयोग, सहानुभूति और सामाजिक एकता की भावना विकसित करना। ये इसका क्या हो जाता है भैया? समावेशी शिक्षा का चौथा मुख्य उद्देश्य हो जाता है। 4 मुख्य उद्देश्य लिख दीजिएगा। हालांकि आपको पता है जो हमारे लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं मात्र 200 शब्दों में, 200 से 250 शब्दों में लिखने होते हैं, जो आपके ओवर ही हो जाते हैं। आप इनको चाहें तो और भी बढ़ा करके लिख सकते हैं, अपने हिसाब से बना करके लिख सकते हैं। ये तो मैं आपको मोटी मोटा एक स्ट्रक्चर दे रहा हूँ, चाहे तो आप इसको लॉन्ग भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, निष्कर्ष क्या निकला? तो निष्कर्ष ये निकला कि समावेशी शिक्षा का लक्ष्य है कि समाज में कोई बच्चा शिक्षा से वंचित ना रहे और सभी को बराबरी का अधिकार मिले, जिससे न्याय संगत और समावेशी समाज का भैया निर्माण हो सके, ठीक है। इससे हमें यही पता चलता है। अब देखिए, मैं फिर से बता रहा हूँ, 2 क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो गए हैं। ऐसे 3 क्वेश्चंस और हैं जिनको मैं कराने वाला हूँ। इसके बाद दीर्घ उत्तरीय जो 500 से 600 वर्ड में आपको लिखने होते हैं, वो भी प्रश्न 5 बताए गए हैं, ठीक है। 50-60 वर्ड में अति लघु उत्तरीय लिखने होते हैं, उनके बारे में भी बताया गया है। ये पूरा का पूरा पीडीएफ आपको मात्र 20 रुपये में मिल जाएगा, ठीक है। इस पेपर का पूरा पीडीएफ आपको 20 रुपये में मिल जाएगा। आप किसी और पीडीएफ का रिक्वायरमेंट करते हैं तो आप वहां पर भी आ सकते हैं, ठीक है। व्हाट्सएप पे आइए, नंबर दिया गया है, आप वहां से आराम से ले सकते हैं, ठीक है। चलिए, बात करते हैं भैया तीसरे प्रश्न के बारे में। तो तीसरा प्रश्न आपसे कह रहा है कि वर्तमान शिक्षा प्रणाली में मूल्य शिक्षा का जो है क्या भूमिका है, आपको यहाँ पर बताना है। मूल शिक्षा भैया आप समझिएगा, मूल्य शिक्षा का मतलब हुआ, सिंपल सी बात है कि बच्चों के अंदर नैतिकता का भरना। सिंपल सी बात आप अगर कहना चाहें तो ये कह सकते हैं, ठीक है। हालांकि अगर देखें तो हमें लिखना क्या है, तो हम लिखेंगे मूल शिक्षा का अर्थ है छात्रों में नैतिकता, ठीक है, नैतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक मूल्यों का विकास करना, ठीक है। जो नैतिक मूल्य होते हैं उनका भी विकास हो सके, सामाजिक मूल्य और आध्यात्मिक मूल्य, इन सभी का विकास हो सके। आज के युग में जब समाज में नैतिकता की कमी देखी जा रही है, ऐसे मूल्य में शिक्षा की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो गई है। मतलब जो रहे आज का बोल रहे हैं, जो आज का ये युग है भैया, इसमें समाज में नैतिकता की कमी हमें देखने को मिल रही है, और ऐसे में हमें जो मूल्य शिक्षा है इसकी भूमिका हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। बात करते हैं इसकी मुख्य भूमिकाएं कौन कौन सी हैं। तो पहली भूमिका बताते हुए लिखते हैं कि छात्रों में ईमानदारी, सहिष्णुता, अनुशासन, करुणा, जिम्मेदारी जैसे गुणों का क्या करना चाहिए भैया? विकास करना चाहिए। ये हमारा पहली मूल्य शिक्षा का भूमिका भैया, यही मुख्य भूमिका है, पहली भूमिका हो जाती है। दूसरी भूमिका बताते हुए लिखते हैं कि सामाजिक सद्भाव, राष्ट्रीय एकता और मानवता को बढ़ावा देना चाहिए। मतलब जो सामाजिक है भैया, सामाजिक रूप से सद्भाव होना चाहिए, सभी का अच्छा भाव होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, राष्ट्रीय एकता, हमारे जितने भी लोग हैं सबके अंदर राष्ट्रीय एकता होनी चाहिए।
मानवता को बढ़ावा देना चाहिए कि हमें एक मनुष्य होने के नाते किसी दूसरों का अनमहल नहीं चाहिए। तो ये भी हमारा क्या हो जाता है भैया, ये हमारा दूसरा जो है क्या बता रहे थे, भूमिका हो जाती, दूसरी भूमिका हो जाती है। तीसरी भूमिका बताते हुए लिखते हैं युवा पीढ़ी को एक अच्छा नागरिक बनाना जो समाज के लिए योगदान दे सके। मतलब जो हमारी युवा पीढ़ी है वो एक अच्छा नागरिक बन सके, जिससे जो समाज है उसमें वो अपना योगदान दे सकें और समाज हमारा आगे की ओर बढ़ सके। चौथा बताते हैं भैया, भूमिका बताते हुए लिखते हैं मुख्य भूमिका कि शिक्षा को केवल रोजगार का साधन ना बनाकर उसे चरित्र निर्माण का माध्यम बनाना चाहिए। मतलब बोल रहे हैं जो शिक्षा है इसको केवल रोजगार का साधन ना बनाएं कि इसको पढ़ने के बाद या इसको तैयारी करने के बाद आपको रोजगार मिलेगा, उसके साथ साथ बच्चे का चरित्र निर्माण भी होना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये भी इसकी एक भूमिका हो जाती है। बात करें निष्कर्ष की भैया, तो निष्कर्ष निकल के आता है इस प्रकार, मूल्य शिक्षा छात्रों को केवल बुद्धिमान ही नहीं बल्कि एक अच्छा इंसान और जिम्मेदार नागरिक बनाती है। मतलब बोल रहे हैं जब वो मूल्य शिक्षा है ये क्या करती है, ये छात्रों को केवल बुद्धिमान ही नहीं बनाती है बल्कि बात करें एक अच्छे इंसान के रूप में, जिम्मेदार नागरिक के रूप में भी तैयार करती है। ठीक है, चलिए आई होप तीसरा क्वेश्चन भी आपका यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। बात करें चौथे क्वेश्चन के बारे में भैया, तो चौथा क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि मिड डे मील योजना की प्रमुख विशेषताएं और इनका प्रभाव क्या है, आपको यहाँ पर बताना है। तो आप लिखेंगे मिड डे मील योजना जो है भैया भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है, जिसके अंतर्गत सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक के छात्रों को दोपहर में पका हुआ भोजन दिया जाता है। मतलब बोल रहे हैं जो ये मिड डे मील योजना है ये भारत सरकार के द्वारा एक चलाई गई प्रमुख योजना थी। इसके अंतर्गत ये बताया गया था कि कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 8 तक, ठीक है, फर्स्ट से और 8th तक के जितने भी स्टूडेंट हैं सभी को दोपहर में पका हुआ खाना, ध्यान दीजिएगा, पका हुआ खाना दिया जाए। ठीक है, अब इसकी विशेषताएं क्या है भैया, तो कुछ विशेषताएं यहाँ पर आपको बताई गई हैं। पहली विशेषता बताते हुए लिखते हैं कि बच्चों को पौष्टिक एवं गर्म भोजन प्रदान करना, ये इसकी पहली विशेषता थी। दूसरा था भैया स्कूल में उपस्थित और नामांकन को बढ़ाना। सिंपल सी बात है, अगर बच्चों को पता चलेगा कि स्कूल में खाना भी मिल रहा है तो बच्चे भाई भूखे होते हैं, वो तो बचपन से ही लालची टाइप के होते हैं, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे स्कूल में। ठीक है, तीसरा बताते हैं इसकी विशेषता कि गरीब परिवारों के बच्चों को शिक्षा और की ओर आकर्षित करना, क्योंकि गरीब परिवार के जो बच्चे होते हैं भैया जिनको ठीक से खाना भी नहीं अवेलेबल हो पाता है, वो खाने के ही सहारे कम से कम स्कूल जाएं, उनको स्कूल जाना हो सके। चौथा बताते हैं कुपोषण को कम करना और बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार लाना। ठीक है, जरूरी नहीं कि मतलब हम उनको बहुत बढ़िया पकवान ही खिलाएं, लेकिन जो भी खिलाएंगे उससे उनके अंदर जो कुपोषणता है बेटा उसको कम किया जाएगा और साथ ही साथ जो बच्चों के स्वास्थ्य है उसमें भी सुधार लाया जाएगा। अब इसका हमें प्रभाव क्या क्या देखने को मिला भैया, तो प्रभाव यहाँ पर देख सकते हैं कौन कौन सा देखने को मिल रहा है। इसमें पहला जो प्रभाव देखने को मिलता है, इस योजना में स्कूल में बच्चों की संख्या बढ़ी है। पहला प्रभाव देखने को मिला कि भैया इस योजना के तहत देखें तो बच्चों की संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है, लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा मिला है। दूसरा प्रभाव बता रहे हैं। तीसरा प्रभाव बताते हैं बच्चों में स्वास्थ्य में सुधार हुआ है, बच्चों के जो स्वास्थ्य थे उसमें भी सुधार देखने को मिला है। चौथा प्रभाव बताते हुए लिखते हैं कि सामाजिक समानता का वातावरण बना। भैया जो सामाजिक समानता है उसका वातावरण हमें देखने को मिलता है, क्योंकि सभी बच्चे एक साथ भोजन करते हैं। ठीक है, एक साथ में भोजन करते हैं, इससे हमें सामाजिक वातावरण में संतुलन देखने को मिलता है, कोई भेदभाव की भावना नहीं रह जाती है। बताते हैं ये योजना बच्चों के समग्र विकास के लिए बहुत लाभकारी सिद्ध हुई। कौन सी भैया, मिड डे मील योजना। ठीक है, चलिए बात करते हैं 5वें नंबर प्रश्न के बारे में। तो 5वां नंबर प्रश्न आपसे बोल रहा है नई शिक्षा नीति 2020 में उच्च शिक्षा से संबंधित 2 प्रमुख सुधार कौन से हैं, आपको यहां पर बताना है। ठीक है, तो आप लिखेंगे नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 NEP 2020 में भैया उच्च शिक्षा को अधिक लचीला, ठीक है, बहुविषयी और गुणवत्तापूर्ण बनाने पर जोर दिया गया। लचीला का मतलब ये हुआ कि आपको बहुत ज़्यादा इसमें बाध्य नहीं किया जाता है, आप जब चाहें तो कॉलेज को छोड़ सकते हैं, फिर से वापस चाहें तो जब आप चाहेंगे तो आप कॉलेज ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके 2 प्रमुख सुधार हैं, उसमें से पहला प्रमुख सुधार हम देखते हैं भैया कि 4 वर्षीय स्नातक कार्यक्रम और मल्टीपल एंट्री एग्जिट सिस्टम। मतलब बोल रहे हैं पहले बात तो जो हमारा वो स्नातक वाला कार्यक्रम है वो 4 वर्ष का कर दिया गया है। दूसरा मल्टीपल एंट्री एग्जिट सिस्टम। मल्टीपल एंट्री एग्जिट सिस्टम का मतलब ये होता है बेटा कि किसी भी
आप ग्रेजुएशन कोई भी कर रहे हैं तो वहाँ पे आप जब चाहे तो आप क्या कर सकते हैं भैया, ग्रेजुएशन को छोड़ सकते हैं और जब चाहे तब फिर वहीं से आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। इसमें बताते हैं कि अब छात्र अपनी पढ़ाई के किसी भी चरण में कोई कोर्स छोड़ सकते हैं, मतलब कहीं पे भी हो, फर्स्ट ईयर कंप्लीट हुआ हो, सेकेंड ईयर कंप्लीट हुआ हो, वो कहीं पर भी छोड़ सकता है और बाद में पुनः प्रवेश ले सकते हैं। और जब उनको लगे कि नहीं हमने गलती की, हमें फिर से पढ़ना चाहिए, तो फिर आगे वो प्रवेश ले सकते हैं। 1 साल में उनको सर्टिफिकेट दिया जाता है, 2 साल में डिप्लोमा दिया जाता है, 3 या 4 साल में उनको भैया डिग्री दी जाती है। ठीक है, ये 4 स्टेप हैं, आप कहीं पे भी छोड़ सकते हैं। दूसरा सुधार हमें जो देखने को मिला वो देखने को मिला कि उच्च शिक्षा आयोग का गठन हुआ, HECI का गठन हुआ है। यह आयोग सभी उच्च शिक्षा संस्थानों को एक समान दिशा निर्देश और निगरानी प्रदान करेगा। मतलब बोल रहे हैं जो ये आयोग बनाया गया है तो ऐसा नहीं है कि कोई भी यूनिवर्सिटी अपनी मनमानी करेगी, हर एक यूनिवर्सिटी के ऊपर एक समान दिशा निर्देश लागू किया जाएगा, इनके ऊपर निगरानी भी रखी जाएगी। इससे शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और गुणवत्ता आएगी। इससे क्या होते हैं, जो शिक्षा व्यवस्था है भैया उसमें आपको पारदर्शिता और गुणवत्ता देखने को मिलेगी। इसका परिणाम हमें ये देखने को मिला कि इन सुधारों से शिक्षा प्रणाली अधिक लचीली और छात्र केंद्रित हो गई है। मतलब बोल रहे हैं जो हमारी शिक्षा प्रणाली वो काफ़ी ज़्यादा लचीली हो गई है। लचीली समझ रहे हो ना, कभी छोड़ सकते हो, आ सकते हो, जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें छात्र को ही ध्यान में रखा गया, केंद्र में किसको रखा गया, छात्र को रखा गया है, जिससे विद्यार्थी अपनी रुचि के अनुसार पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपका ये पूरा का पूरा क्लियर हुआ होगा। आप यहां पर देख सकते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न शुरू हुआ है, अभी 5 पेज आपका पूरा का पूरा यहां पर आप देख पा रहे होंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिया गया है, एक एक पॉइंट आपकी क्लियर की गई हैं। ऐसे सरल भाषा में ही अगर आपको ये PDF चाहिए भैया तो मैं फिर से वही आपको यहां पे बता रहा हूं। क्या करना है आपको, हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, व्हाट्सएप नंबर है 89, ठीक है, 480158 एंड 57, क्या है लाल, 58 एंड 57, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस पे आप व्हाट्सएप कीजिए, पेपर का नाम बताइए और इसका PDF लेकर के जाइए भैया। पूरा कुल मिला करके आपका 20 रुपये में ये PDF है, जो इसका कॉस्ट है भैया, क्योंकि इसको टाइप करवाने में जो जिसको भी हायर करते हैं तो उनको पैसा देना पड़ता है। और आप लोग समझते हैं कि पैसा कितना ज़रूरी है आज के समय में। अगर आपको फ्री में दिया जाएगा तो शायद आप उसको ठीक से ना पढ़ें, ठीक से ना जान पाएँ, इस हिसाब से पैसा चार्ज किया जा रहा है, जिससे आपको ये टेंशन बनी रहे कि हमारा 20 रुपया गया तो कम से कम हम इसको 1-2 बार पढ़ लें। ठीक है, बाकी गारंटी मेरी है कि लगभग 80 to 100% के बीच में भैया क्वेश्चंस आपके यहीं से आने वाले हैं। अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय मिलाकर के पूरा का पूरा पेपर कवर कर लिया गया है। ठीक है, आई होप वीडियो आपको पसंद आया है। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। अभी तक अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगले वीडियो में नए जोश नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।